नमस्कार दोस्तों, फुंगा एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं सूरज सर आज आप लोग को करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहा हूं। जैसा आप लोग को बताया ही था कि हर सैटरडे को क्या होगा, करंट अफेयर की क्लास आप लोग को YouTube चैनल पर हमारे मिलती रहेगी। तो देखते हैं आज के प्रश्न हमारे क्या क्या दिए गए हैं आपके। ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला था कि फरवरी माह के जितने करंट अफेयर होंगे आपको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो बस उसी प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का थोड़ा टाइम दीजिए। और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग क्या कीजिए, अपने कमेंट करके अपने जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, जो भी आपकी इंक्वायरी है, आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या क्या है। देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक हुई है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सेंसस विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर। यानी जो आपके ए ऑप्शन दिया है राजस्थान, बी ऑप्शन कह रहा है आपका गुजरात, सी कह रहा है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा बेटा, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि हम गिद्धों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो गिद्ध पाए गए हैं आप देखेंगे कहां पे पाए गए हैं, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। क्या होगा इसका सही जवाब, मध्य प्रदेश होगा। कितने गिद्ध पाए गए हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे 12,981 गिद्धों की संख्या यहाँ पर क्या है, पाई गई है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह रिपोर्ट आप देखेंगे वन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। कौन करता है, वन विभाग यह रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि 2 फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था। ठीक है, यानी जो सिटी बैंक है बेटा, ठीक है, ये जो सिटी बैंक है, इस सिटी बैंक पे जुर्माना लगाने का आरबीआई ने क्या कारण बताया। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है केवाईसी मानदंडों का पालन न करना, बी बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन, सी कह रहा है अनाधिकृत विदेशी लेन देन और डी कह रहा है ग्राहक खातों का कुप्रबंधन। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह होगा बी कि बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट रिपोर्टिंग जो सूचना है, ठीक है, उससे संबंधित उन्होंने क्या किया, इसका उल्लंघन किया था। अभी क्रेडिट साथ क्या चीज है, आरबीआई के निर्देश का पालन। आरबीआई के निर्देशों का पालन का मतलब जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया था, आरबीआई के गाइडलाइन को, ठीक है, आरबीआई के गाइडलाइन को इन्होंने, आरबीआई के गाइडलाइन को इस बैंक ने फॉलो नहीं किया। ठीक है, जो ऋण संबंधित है, जो ऋण संबंधित सूचना है वह भी इन्होंने क्या किया, समय से बैंकों तक नहीं पहुंचाया, ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया, इसीलिए इस पर क्या किया था, आरबीआई ने इस पे जुर्माना लगाया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पूसा एग्रीकल्चर साइंस फॉर 2025। स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य होगा, बी है हरित क्रांति 2.0, सी कह रहा है डिजिटल खेती आधुनिक भारत और उन्नत, डी है उन्नत कृषि विकसित भारत। तो जो पूसा कृषि में विज्ञान मेला है, तो जो इसका थीम था बेटा, पूसा कृषि विज्ञान मेला का जो थीम है वह है उन्नत कृषि विकसित भारत। यानी इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, इसका सही जवाब डी होगा। ठीक है, अब यह पूसा कृषि खेती कब हुआ था, देखिए जो मेला लगा था 22 से 24 फरवरी के बीच में, 22 से 24 फरवरी के बीच में यह मेला लगा हुआ था। 3 दिवसीय मेला क्या था, यह 3 दिवसीय मेला था, 3 दिवसीय मेला था। यह मेला क्यों लगाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है बेटा, हम ये भी समझते हैं साथ में कि जो मेला लगती है, प्रदर्शनी होती है, ठीक है, तो ये क्यों लगाया जाता है। तो देखिए जो किसान है, क्या है, जो किसान हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कौन, कृषि वैज्ञानिक हैं, जो इस पे रिसर्च करते हैं लगातार, ठीक है, कि फसल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन से हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, कौन सी कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, ये सब। फिर है कृषि उद्यमी, जो व्यापारी लोग हैं, ठीक है, यानी इन
सभी और अन्य लोग भी, यहाँ पे लिख लेंगे, अन्य लोगों को भी क्या किया गया, शामिल करना, और शामिल करके एक साथ सभी को क्या करना, एक मंच पर लाने का उद्देश्य था। इसीलिए ये क्या किया जाए, पूसा कृषि विज्ञान मेला लगाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ें। आगे अगला क्वेश्चन है कि संघीय जांच ब्यूरो जो FBI है, FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं, यानी हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गन डायरेक्ट ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी FBI के जो डायरेक्टर बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं। ए ऑप्शन है अजीत पाई, बी ऑप्शन है नील कटियाला, सी है आपका काश पटेल, और डी है प्रीत भरारा। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बेटा इसका यदि हम सही जवाब बात करते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा यानी आंसर होगा आपका, वो काश पटेल है। और यह पहली बार यानी पहले भारतीय हैं, FBI के पहले डायरेक्टर जो हैं कौन है, काश पटेल हैं, पहले भारतीय। FBI का काम क्या होता है बेटा, आप लोग को पता है FBI का जो काम होता है। ठीक है, FBI का पहले तो समझते हैं, ठीक है, पहले भारतीय हैं। और FBI का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, कोई बताएगा। FBI का फुल फॉर्म लिखिए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका कार्य क्या होता है, FBI का कार्य क्या होता है। तो FBI का कार्य जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित कोई बात है तो उसकी जांच करता है, उसकी रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, तो उसी के डायरेक्टर बनाए गए हैं काश पटेल जी को। अगला है पंकज आडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, टेनिस, स्नूकर और बिल्डर्स, सी है बास्केटबॉल, और डी है फुटबॉल। तो इसका जो पंकज खिलाड़ी हैं वह स्कूनर और बिल्डर्स के क्या हैं, खिलाड़ी हैं। अब आप सोचेंगे कि स्कूनर और बिल्डर्स क्या है, तो आप देखे होंगे लगभग आप लोग मूवियों में देखते होंगे कि एक टेबल होता है। ठीक है, और इस टेबल के देखेंगे चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे होल होता है, यानी ऐसे होल बने होते हैं। ठीक है, और कोई प्लेयर है, मान लीजिए यह कोई प्लेयर है, ठीक है, और उसके हाथ में क्या होता है, एक स्टिक लिया रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सफेद लाल बाल क्या होते हैं, वाल यहाँ पर होते हैं, और इस बाल को क्या करना होता है, स्टिक से मार के इन होलों में पहुंचाना होता है। उसी को बोलते हैं हम क्या, स्कूनर और बिल्डर्स खेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ए ऑप्शन है रघुराम राजन, बी है अरविंद सुब्रमण्यम, सी है बी अनंथा नागेश्वरम, डी है मोंटेक सिंह अहुआलिया। तो बेटा इसका जो सही जवाब है बी अनंथम नागेश्वर है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वह फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल को यानी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं, अपने पद पर रहते हैं। ये कहां से चुने जाते हैं, तो जो UPSC का एग्जाम क्रैक करके लोग संघ लोक सेवा आयोग में पहुंचते हैं, उन्हीं में से जो सीनियर होते हैं उन्हीं लोगों को क्या किया था, चुना जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, एक चीज और जानिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार का काम क्या होता है। जब आपका 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, अभी निर्मला सीतारमण जी ने 2025 का बजट पेश किया, यानी कोई भी बजट पेश होता है तो उस बजट के पेश होने से पहले एक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। एक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उस आर्थिक समीक्षा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसी की लेखा जोखा का काम कौन करता है, आर्थिक सलाहकार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी 2025 को मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वरम का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब मार्च 2027 तक क्या होगा, जारी रहेगा। उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया गया बेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं, तो हु बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन फरवरी 2025। तो सबको पता है कौन है, रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली के नए CM।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 19 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक दल के, ठीक है, तो बेटा वही है कि 19 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक दल के बैठक के बाद रेखा सिन्हा गुप्ता को क्या बनाया गया, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्रा पर अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहां पे किया गया है, तो बताइए। ऑप्शन है ए आपका गुवाहाटी, बी है डिब्रूगढ़, सी है जोगी घोपा और डी है आपका तेजपुर। तो यदि इसका हम बात करें कि इसका जो जवाब होगा आपका क्या होगा, जोगी घोपा होगा, यानी इसका जो इसका जो जवाब है सी है। और यह कहां पे है, यह है बेटा असम में है। कहां पे है, असम में है, ठीक है। अब जो हम अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन यानी IWT की बात करते हैं, IWT की बात करते हैं, तो ये बनाया क्यों जाता है, तो देखिए जो हम वायु परिवहन या सड़क परिवहन से किसी भी प्रकार का आयात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए वायु परिवहन है, ठीक है, या हमारा सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन, इससे जो हमारा कॉस्ट आता है यानी यातायात के जो सामान हमारे लाए जाते हैं वह क्या होता है, काफी महंगा पड़ता है, यानी कॉस्टली पड़ता है। तो इसीलिए अंतर्देशीय जब जल मार्ग बनाया जाएगा, अंतर्देशीय जल मार्ग से यातायात का जो किराया होगा वह क्या होगा, सस्ता होगा। और जब सस्ते होंगे कोई सामान, तो लोगों की क्या होगी, पहुंच वहां तक ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि महंगा सामान कोई खरीदना नहीं चाहता है, ठीक है। दूसरा कि ठीक है हमने अंतर्देशीय जल मार्ग बना दिया, तो किन मार्गों से बनाएंगे, तो अंतर्देशीय मार्ग हमारी नदियां हैं, नदियों के द्वारा बना सकते हैं, नहरें हैं, बड़ी बड़ी नहरों के द्वारा हम इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमारी झील की बात कर लें, लेक्स की बात करते हैं, ठीक है। और अन्य जल मार्ग आप देखेंगे इसके क्या होंगे, संसाधन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया था। हु इज द अमीर ऑफ कतर हु विजिट इंडिया फ्रॉम February 17 to 18 2025। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, बी आपका है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, सी ऑप्शन है आपका शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, और डी ऑप्शन है किंग सलान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब आप देखें तो शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। ये बताइए आप लोग कि हम किसी विदेशी व्यक्ति को क्यों बुलाते हैं, संबंध बनाए, यानी देखिए आपका यदि किसी से गुस्सा है, ठीक है, आप किसी के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारा क्या होगा, उनसे दूरियां बनती चली जाएंगी। तो दूरियों को कम करते हुए जो भी हमारे उनके बीच में कड़वाहट है, कड़वाहट को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, डायलॉग होता है। हम पढ़ेंगे कि 2+2 डायलॉग क्या होता है, वहां पे चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे बस इतना समझिए, संबंध हमारे क्या हो, संबंध अच्छे हो। जब आपका किसी से संबंध अच्छा होगा तो आप व्यापार अच्छे से करेंगे, व्यापार आपका अच्छा होगा। वहां की जो वैज्ञानिक तकनीकी है उससे आपको, जो वहां की संचार तकनीक की बात करें, ये भी हमें फायदा मिलेगा, हमें लाभ ले सकते हैं। तो यानी जितने प्रकार की टेक्नोलॉजी की बात करें, कृषि की बात करें, नए नए जो चीजें बनाई जा रही हैं, उन सब के बारे में हमें क्या होगा, जानकारी वहां से मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश की सहायता भी करता है। मान लीजिए कभी वहां पे किसी प्रकार की आपदा आ गई, डिजास्टर हो गया, तो वहां भी हमें क्या मिलेगा, हमें उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे अभी कोविड में देखे होंगे कि कई सारे देशों के पास क्या था, खाने के लिए अन्न नहीं थे, हमने सहयोग किया, अन्य देशों ने भी मिलकर क्या किया था, सहयोग किया था। तो इसलिए आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आदि महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम February 16 to 25 2025। ए ऑप्शन है आपका शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। बी कह रहे हैं भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का क्या करना,
जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। सी है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करना। और डी कह रहा है खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। तो इसका सीधा सा जवाब है, क्या होगा? इसका जवाब है भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। क्यों किया जाता है? तो देखिए यहां पे दिया है कि यह जो हुआ 16 से 25 फरवरी के बीच में हुआ, 16 से 25 फरवरी के मध्य में हुआ, ठीक है। और यदि हम इसकी आदि महोत्सव की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आदिवासी लोग हैं, जब हम आदिवासी लोगों को अपने मुख्य धारा में शामिल करेंगे तो वो भी हमारे साथ क्या होंगे? जुड़ना चाहेंगे। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करे कि जो आदिवासी लोग हैं जो हमारी मुख्य धारा में शामिल नहीं है उनको जोड़ने का कार्य करेगी। जब वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी जो, देखिए यहां पे लिखा है, जो उनकी कला है, ठीक है, कला के बारे में हमें पता चलेगा, उनकी शिल्प जो है उसके बारे में पता चलेगा, व्यंजन यानी उनका मुख्य भोजन क्या है, क्या क्या करते हैं, जो उनकी क्या है कल्चर यानी परंपराओं की बात करें, उन सभी के बारे में हमें क्या होगा? जानकारी प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपने कई सारी जातियों का नाम सुना होगा, थारू है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी जनजाति कहां पे पाई जाती है। तो जो अभी रिसेंटली आपके एग्जाम है बेटा, तो उन सबको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसका महोत्सव हुआ है। तो आपके जो आदिवासी जनजातियां हैं वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, इस चीज की गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न, आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? ए ऑप्शन, देखिए, वेयर विल द ग्रैंड फिनाले ऑफ आईपीएल 18th एडिशन बी हेल्ड ऑन मई 25, 2025? ए ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, बी है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, सी है ईडन गार्डन कोलकाता और डी है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। बेटा आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कि जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वह ईडन गार्डन कोलकाता में होगा। और आप लोग एक और बात बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? आईपीएल की शुरुआत कब की गई थी? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आईपीएल की शुरुआत कब की गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट है, मैच जो होता है, उसकी शुरुआत आप देखेंगे 2007 में प्रारंभ की गई थी। कब किया गया था? 2007 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में क्या है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी, क्या है 22 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, गुलमर्ग यानी 22 फरवरी को होने वाले खेलों का विंटर्स गेम 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया था? Why was the second and the final phase of the खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 scheduled in the गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर on February 22 postponed? क्यों जो विंटर्स गेम थे उनको बंद कर दिया गया? क्या कारण हो सकता है? ए ऑप्शन है भारी बर्फबारी, बी है राजनीतिक मुद्दे, सी है अपर्याप्त बर्फबारी और डी है भागीदारी की कमी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है बेटा वह होगा भारी बर्फबारी के कारण क्या हुआ, इसको बंद कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है? जो विंटर्स गेम है इनका उद्देश्य क्या है? जो हमारे शीतकालीन गेम है, शीतकालीन यानी विंटर्स गेम जो है, यह शीतकालीन खेलों को पहले बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना, शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट होगा कि यहां पे कौन कौन ये जो शीतकालीन गेम है यानी जो खेल हैं, गेम्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे कई सारे गेम, यानी जैसे हम बात करें स्नो स्केटिंग का होता है, ठीक है, स्नो रग्बी की बात करें, ठीक है, आइस स्टॉक की बात करें, आइस स्टॉक, ठीक है, आपने नाम सुना होगा स्पीड स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग,
तो ये कई सारे खेल क्या होते हैं, खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फबारी हो गई जिससे क्या हुआ, खेल को रद्द करना पड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि पर्यटकों को क्या करना, बढ़ावा देना। जब पर्यटक वहां पे जाएंगे, कहां पे, जम्मू कश्मीर या जहां भी बर्फ पड़ते हैं, यदि वहां पे किसी तरह का खेल आयोजन होता है, पर्यटक वहां पे जाएंगे, तो जो वहां के लोकल लोग हैं, मान लीजिए कि यह हमारा लैंड है और इस लैंड पे यदि बर्फबारी हो जाए तो क्या यहां पर खेती की जा सकती है, कृषि नहीं की जा सकती है। जब यहां पर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लोगों को खाने के लिए कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब लोगों को वहां पे खाने के लिए नहीं मिलेगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, वहां पे उनको राहत के लिए सहायता सामग्री पहुंचानी पड़ेगी। तो सरकार की मंशा क्या है कि यदि यहां पर इन गेमों को बढ़ावा दिया गया तो लोग क्या होंगे, पर्यटक के रूप में जाएंगे, जो वहां के लोग हैं। तो जब पर्यटक कहीं पे जाता है तो आप बताइए सबसे पहले उनको आवश्यकता किसकी होती है, आवास की। जब लोगों को आवास मिल जाता है यानी घर मिल गया, तो घर मिलने के बाद क्या चाहिए, घर मिलने के बाद उनको रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। तो रोटी के लिए क्या चाहिए, लोगों को होटल में जाना पड़ेगा। जब लोग होटल में जाएंगे, ठीक है, तो स्नो फॉलिंग यानी वहां पे क्या हो रहा है, विंटर्स है, विंटर्स गेम है। तो मान लीजिए उत्तर भारत का लोग यदि उधर जा रहा है, ठीक है, तो उनको कपड़े भी वहां पे लेने पड़ेंगे। तो रोटी कपड़ा तीनों की जरूरत है कि नहीं है, तो लोग वहां पे खरीदेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार जब मिलेगा लोगों को पास पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो लोग क्या करेंगे, उनकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ेगी, लोग भूखमरी से बचेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। और अगला प्रश्न है, मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। ठीक है, बताइए, यानी व्हाट इज द मत्स्य 6000 विच सक्सेसफुल कंप्लीट अंडर वाटर टेस्टिंग एट द हार्बर इन फरवरी 2025। एक नौसैनिक युद्धपोत है, एक गहरे समुद्र में शोध करने वाली पोत है, एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है, और डी है आपका एक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यह जो है इसका सही जवाब सी होगा कि एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है। देखिए यहां पे आपके प्रश्न में ही जवाब है कि मत्स्य 6000 क्या है जिससे फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। पहला परीक्षण, तो यहाँ पे देखिए एक नौसैनिक युद्धपोत एलिमिनेट हो गया, एक गहरे समुद्र में शोध करने वाली युद्धपोत रख सकते हैं कि होगा कि नहीं। ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके मिले। चौथा कह रहा है कि एक पानी के नीचे चलने वाली ड्रोन है, ड्रोन नहीं है। ठीक है, अब देखिए चौथी पीढ़ी का हमने कई सारे प्रयोग किए, तो इसलिए यह चौथी पीढ़ी का क्या है, पनडुब्बी है। अब इसका कार्य क्या होगा कि यह भारत की पहली, देखिएगा भारत की पहली मानव युक्त क्या है, पनडुब्बी है, मानव युक्त पनडुब्बी है, मानव युक्त पनडुब्बी है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये 6000 मीटर की गहराई, यानी 6000 मीटर की गहराई में जा सकता है, 6000 मीटर की गहराई में जा सकता है। जब बताइए 6 किलोमीटर, यानी मीटर को हम किलोमीटर में से चेंज कर सकते हैं। जब 6 किलोमीटर की गहराई में जाएगा तो समुद्र की गहराई में आपको पता है बहुत सारे चीज मिलेंगे। तो जब बहुत सारे चीज मिलेंगे तो वैज्ञानिक क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। तो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए काम आएगा। जब वैज्ञानिक अन्वेषण वहां पे काम करेंगे तो बताइए समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजें, तो खनिज संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी कि नहीं, खनिज संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लगातार नए नए नवाचार क्या है हमारी वैज्ञानिक कर रही है। ठीक है, चाहे अंतरिक्ष की बात करें या चाहे समुद्र के अंदर की बात करें। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। और अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु वाज बीन अपॉइंट एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर CSE ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025।
राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। इसका सही जवाब बताएं तो आप लोग। तो देखिए बेटा, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। इन्हीं किनके स्थान पे आए हैं? तो यह आए हैं इन्हीं के स्थान पर, यानी राजीव कुमार के स्थान पर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त क्या किया गया है? बनाया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, यह पूरी तरह से क्या होते हैं? लोग स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कल हमने चर्चा किया था आप लोगों से संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, सांविधिक निकाय और स्वतंत्र निकाय क्या है? तो बताइए, जो इन कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त किस में आता है? गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है कि 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? ठीक है, यदि हम ब्रिक्स की बात करते हैं, BRICS, यह 5 देशों का समूह है। कितने? 5 देशों का समूह है। 5 देशों का यह समूह है। कितने? 5 देशों का समूह है। हर देश क्या करते हैं? आयोजन होता है। अभी बता रहा हूं। ब्रिक्स का मतलब, बी का मतलब है आपका ब्राजील की बात करें, ब्राजील, आर का मतलब है रूस की बात करें, और आई का मतलब है आपका प्यारा सा इंडिया यानी भारत की हम बात करते हैं, और सी का मतलब है आपका चीन। क्या है? चीन है। और एस का मतलब है दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश इसमें आते हैं। 5 देशों का यह समूह है। और ठीक है, जो पूछ रहा है 2025 में इसका आयोजन कहां होगा, तो 2025 में इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में होगा। कहां होगा? ब्राजील में होगा। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बेटा, यह है इंडोर 6000 मीटर की। देखिए, इंडोर क्या होता है? यानी जो एथलीट लोग होते हैं, ये 200 मीटर की क्या होती है? ग्राउंड होती है। 200 मीटर की ग्राउंड होती है। इस 200 मीटर को क्या कितना है? 15 चक्कर लगाना होता है। 15 चक्कर लगाना होता है। तो इसी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। ठीक है, और कितने समय में तोड़ा है इस रिकॉर्ड को? तो आप बताइए कितने मिनट में? तो यह 7 मिनट में। कितना? 7 मिनट में, 7 मिनट 38.26 सेकेंड में, 26 सेकेंड में इन्होंने क्या किया? इस 3000 मीटर की दौड़ को पूरा किया है। चलिए, जल्दी जल्दी हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान? ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया युद्ध अभ्यास, बी है गरुण शक्ति, सी है धर्म गार्जियन, और डी है आपका इंद्र नौसेना। यदि हम बात करते हैं जो युद्ध अभ्यास है, यह भारत और यूएसए के बीच है। किसके? भारत और यूएसए के बीच में हुआ था। गरुण अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, यदि धर्म गार्जियन की बात करें तो धर्म गार्जियन इसका सही जवाब होगा, यानी भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? धर्म गार्जियन। यदि इंद्र नौसेना की बात करें तो इंद्र नौसेना जो युद्ध अभ्यास है वह भारत और रूस के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पे थी? तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज और केरल। तो सी ऑप्शन होगा सर्विसेज। इसने बेटा यदि हम बात करते हैं, ठीक है, 38वें गेम की, तो 38वें गेम की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने 68 स्वर्ण पदक, कितना? 68 स्वर्ण पदक लाया है, और 26 इन्होंने रजत पदक लाया है, और यदि हम बात करते हैं 27 इन्होंने कांस्य पदक हासिल करके क्या है? पहला स्थान लाया है। यहीं पे यदि हम महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करें तो महाराष्ट्र, हरियाणा दूसरे तीसरे स्थान पर है। चलिए, यदि हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके उसी से, 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 39वें, तो यह होगा आपका बेटा मेघालय। चलिए, आज के प्रश्नों को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले कड़ी में हम मिलेंगे। 23 से लेकर के 30 फरवरी के बीच में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। एक दिन आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।